वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। अगर एक बार जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन आ गया ना, यानी कि आप लोग कोई बोले नहीं, जो भी काम आप लोग करना है वो खुद से करना है और अपने हिसाब से अपनी जो भी डिसाइड किए हुए प्लान है उसको आगे लेकर चलना है, तो आप लोगों को जिंदगी में मैजिक होते हुए नजर आएंगे, जादू होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। क्योंकि जब आप लोग अपने आप को एक सेल्फ डिसिप्लिन में लेकर आते हैं, जब आप लोग अपने पैटर्न को अपने आप फॉलो करते हैं, आप लोग अपने द्वारा डिसाइड किया गया काम अपने आप कंप्लीट करते हैं, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, आप लोग अपने आप से करते हैं वो सारी चीजें और अपने आप को इस तरीके से लेके चलते हैं कि मैं ही अपने आप को देख रहा हूं कि हम लोग क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। तो उस टाइम पर आप लोग एक सेल्फ डिसिप्लिन वाले जोन में होते हैं और उस टाइम पर आप लोग जो भी टारगेट अपने रखते हैं अपने सामने, उन सबको आप लोग अचीव कर पाते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन जो है एक पावरफुल टूल है। अगर जिंदगी में आप लोगों को सक्सेस होना है तो ये आप लोगों की जिंदगी का पार्ट जरूर होना चाहिए। अगर ये जिंदगी का पार्ट नहीं है तो सक्सेस जो है वो आप लोगों से बहुत ज्यादा दूर नजर आएगी। तो इसके ऊपर जरूर फोकस करें। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि देखिए, कल आप लोगों के सामने सारे मार्क्स भी आ चुके हैं, ठीक है। टॉपर के कितने मार्क्स हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के, वो सारी चीजें आ चुके हैं। अब एक अच्छे लेवल पर आप लोग इसको लेकर चल सकते हैं। आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं जो अच्छे खासे मार्क्स, अगर देखिए ऑप्शनल, देखिए कितना बड़ा रोल प्ले करके गए यहां पर, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं 250 में से 170, यहां पर 150, तो काफी ह्यूज मार्क्स आप लोग बोल सकते हैं यहां पर शुभम कुमार के। ये थे बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी था इनका ऑप्शनल यहां पर। इसी के साथ में एससी के अंदर अगर आप लोग देखें तो 130 मार्क्स आप लोगों को देखने को, 134 देखने को मिलेंगे। बाकी जनरल स्टडी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहां पर 115, 111, यहां पर 92 और 106, तो ये मार्क्स है। इंटरव्यू में 176, टोटल मिलाकर 1054, ठीक है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों को कैसे अपनी जो प्रिपरेशन है उसको लेकर चलना है और किस तरीके के मार्क्स आ रहे हैं। तो कई सारे जो मार्क्स हैं ये आप लोग अगर एक बार नहीं, वो एक तरह मैच करके देख लें किस किस से कितने मार्क्स आ रहे हैं। और खासकर आप लोगों का जो ऑप्शन सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। खासकर अगर अगली साल आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो अभी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, वो अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए, रिविजन करते रहिए। ये उनके लिए जो नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए चीजों को, काफी कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा। कई सारी वीडियो मैंने बनाई है, उनको भी देखिए क्या क्या चीजें आप लोगों को नहीं जानने को मिल रही है। तो इससे एक अंदाजा लगेगा आप लोगों का कि पैटर्न क्या होना चाहिए आप लोगों की स्टडी का, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, बाकी इन सब के चक्कर में मत पड़िए। ये देखिए यहां पर, ये था कल का बेसिकली एडवर्टीजमेंट, ठीक है। कल एडवर्टीजमेंट ही आया था द हिंदू में और आज एडवर्टीजमेंट ये है। यहां पर देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा हर एक कोचिंग सेंटर जो है वो 300, 400, 500 सिलेक्शन देता है हर साल। मतलब अगर 100 कोचिंग सेंटर है और वो 300 सिलेक्शन दे रहे हैं, 400 सिलेक्शन दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि यूपीएससी में टोटल मिलाकर 50-60 हजार लोग सेलेक्ट हो रहे हैं हर साल। जबकि वैकेंसी कितनी है, 1000 से भी नीचे आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर यही पर्सन आप लोगों को हर जगह रिपीट होते हुए नजर आएंगे। है कुछ नहीं है, बस ये रहता है कि लोग क्या है, इंटरव्यू देने के लिए अलग अलग कोचिंग सेंटर में जाते हैं, उनको फोटो मिल जाते हैं उनका चिपकाने के लिए और फिर अपना आराम से एंजॉय करते रहते हैं। तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, अच्छे से देखिए कौन सही तरीके से पढ़ाई करा रहा है और उसके बेस पर आप लोगों को अपना स्टेप उठाना है, ठीक है। वरना ये एडवर्टीजमेंट देखकर जाओगे तो कहीं ना कहीं फालतू में अपना जो पैसा है, मेहनत की जो कमाई है, वो बर्बाद करते हुए नजर आओगे। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, सारे अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशन अपनी जगह सही है, पर लेकिन ये जो चीज रहती है कि 300 प्लस सिलेक्शन दे दिए, ये थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। तो इनके बहकावे में न आकर आप लोग एक प्रॉपर स्टडी कर चीजों को, तब आप लोग देखिए आप लोग कैसे प्लान लेना है, ठीक है। तो ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए पैसे, मेहनत की कमाई होती है माँ बाप की, तो ऐसे नहीं बर्बाद करने। ओके, आगे चलते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने यूपीएससी 2020 में पूछा गया G20 के बारे में। बोला गया कि यहाँ पर 4 कंट्री के नाम आप लोगों को दे रखे हैं, ठीक है। तो कौन सा G20 कंट्री का मेंबर है, तो ये आप लोगों को बताना है। पहले बोला गया अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और तुर्की। दूसरे बोला गया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड। तीसरे बोला गया ब्राजील, ईरान, सऊदी अरेबिया और वियतनाम। चौथे में बोला गया इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो के एंड में आप लोगों को आंसर बताऊंगा। बाकी काफी कुछ शानदार आप लोगों को जानने को मिलेगा। अच्छे से एनालाइज कीजिएगा चीजों को, ताकि आप लोग लंबे समय तक याद रख सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर बैठना है, ठीक है। बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हैं जो सामने आएंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनको नोट डाउन करते हुए आप लोगों को चलना है। इसी के साथ में यहाँ पर करंट अफेयर नहीं होता है, बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो पीछे की हैं, उनको भी हम लोग रिपीट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एथिक्स का भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, किस तरीके से क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं वो भी देखिएगा, ठीक है। तो काफी प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है। और कल जैसा मैंने बोला था, कई सारे बच्चों ने पोस्ट किया कि मॉर्निंग में आप लोग एक तरीके से अपना प्लान डिसाइड कीजिए और फिर इवनिंग में जब नैनो मैगजीन की वीडियो आती है उसके नीचे आप लोगों को बताना है कि क्या क्या आप लोगों ने अचीव किया। तो ये भी एक तरीके से, जो मैंने कोटेशन आप लोगों को दी ना, डिसिप्लिन वाली बात बोली है, तो ये भी एक डिसिप्लिन ही होगा। डेली प्लान बनाना सबके बस की बात नहीं है। अगर आप लोग डेली A4 साइज की शीट पर अपना प्लान बना रहे हैं और आप लोग उसको पोस्ट कर रहे हैं, कहीं पर लिख रहे हैं आप लोग ये चीजें, और फिर शाम को उसको एनालिसिस कर रहे हैं,
इसका मतलब ये है कि 95% लोगों से आगे हैं इस छोटे से काम को करने की वजह से आप। पर लेकिन ये जो छोटा सा काम है आप लोगों की लाइफ में जो चेंज कर लाएगा वो रियलिटी में काफी कुछ चेंज करेगा, देखना। यानी कि डेली आप लोग मॉर्निंग में प्लान अपना बनाकर डेली शाम तक देखिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए और पब्लिकली एक बार कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग लाकर उसको लिखेंगे भी तो आपकी खुद की अकाउंटेबिलिटी रहेगी उस चीज को लेकर, तो ये जरूर कीजिए। और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, उनके आंसर भी आप लोग दीजिए, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। कई सारे बहुत प्यारे एडिटोरियल हैं जो हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन भी होगा आंसर राइटिंग के लिए, उसको भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर बेसिकली आंसर राइटिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअसली करते रहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी डिटेल में डिस्कस करने वालों यहाँ पर। ये माओइस्ट के बारे में बात करेगा, नक्सलवाड़ी वाला एरिया जो है बेसिकली कहां से निकल कर आया, बेसिक चीजें क्या है, एक बैकग्राउंड के साथ में समझाऊंगा। एक तरीके से आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन जो है स्टैटिक का पोर्शन कवर होने वाला है काफी अच्छे से, ठीक है। इसके नीचे वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये वाला साइड वाला आर्टिकल, ठीक है, ये वाला आर्टिकल और इसी के साथ में ये वाला आर्टिकल, ये जर्मनी के इलेक्शन से रिलेटेड है। जर्मनी में भी इलेक्शन हुए तो एंजेला मार्केल जो है उनको रिप्लेस कर एक नई पॉलिटिकल पार्टी आने की बात चल रही थी, पर लेकिन अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लग रहा है कि मिली जुली चीजें होने वाली है, यानी कि कोई भी क्लियर मेजोरिटी में यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। अगर जर्मनी को आप लोग देखना चाहते हैं तो अपनी कंट्री कंपेयर में, ये है अपनी प्यारी कंट्री, आप लोग देखिएगा यूरोप एक तरीके से यूरोपियन जो यूनियन का पार्ट है जर्मनी, यहां पर ये एग्जैक्ट कंट्री आप लोगों के सामने है। जैसे हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर होते हैं ऐसे ही वहां पर चांसलर होते हैं। और आप लोगों ने बिस्मार्क का नाम सुना होगा, ठीक है। इंडिया का बिस्मार्क किसको कहा जाता है ये आप लोग को बताना है। बिस्मार्क वो इंसान था जिसने जर्मनी को शानदार स्मार्ट तरीके से यूनाइट कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। तो ये था यहाँ पर बिस्मार्क के बारे में, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है इंडिया का बिस्मार्क किस इंसान को बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। फिर से यहां पर नीट के बारे में आया है। बेसिकली नीट क्या है यहाँ पर, यह नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, तो इसके बारे में फिर से बात की जा रही है। क्या क्या चीजें चल रही है कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, हल्का सा ओवरव्यू दूंगा लेक्चर के बाद में, ठीक है, टाइम मिलेगा तो, वरना चीजें तो आप लोगों को पता ही है क्या चल रही है, पर फिर भी एक हल्का सा देख लेंगे। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल उनके ऊपर नजर डालेंगे। बहुत प्यारा आर्टिकल है यहाँ पर, बेसिकली जुडिशरी में जो पेंडिंग केस है उसको कैसे आप लोग निपटा सकते हैं, सोल्यूशन क्या हो सकता है उसका, ये बताने की कोशिश की है। आज का सबसे प्यारा आर्टिकल मुझे लगा ये हैप्पीनेस के बारे में, खुशी के बारे में, तो इसी से स्टार्ट करूंगा। हैप्पीनेस डे इंडेक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कई सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, जिससे क्वेश्चन ही बन सकता है इवन एथिक्स के अंदर भी, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात की जा रही है आज की डेट में जितने भी आप लोग को आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं, वो आप लोगों को सोशल मीडिया पर ऑनलाइन बैठे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से एनालिसिस ये कर रहा है क्या ऑनलाइन सोशल मीडिया इस तरीके से जो आईएएस ऑफिसर है या फिर आईपीएस ऑफिसर है या फिर इस तरीके से कोई भी अगर गजेटेड ऑफिसर है या फिर कोई भी ब्यूरोक्रेट है, नॉर्मल तरीके से बोला जाए सिविल सर्वेंट है, क्या उसको सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं यस या फिर नो, तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आप लोग अपना आंसर बताइए, फिर यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो के एंड में इसका ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। यहां पर पोल्यूशन के बारे में बात की जा रही है, पोल्यूशन से रिलेटेड अभी यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ गाइडलाइन दी है, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। तो काफी प्यारा, काफी इंटरेस्टिंग और काफी शानदार हमारा डिस्कशन रहेगा, और फिर कुछ न्यूज एनालिसिस का पोर्शन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं आर्टिकल वो यहां पर स्टार्ट करूंगा, बेसिकली परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी यहां पर, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस करके, देखिएगा अगर टाइम मिलेगा कभी, अभी नहीं जब भी टाइम मिले, अभी तो फिलहाल पढ़ाई कीजिए। काफी प्यारी मूवी है। तो इससे रिलेटेड यहां पर क्या बात की जा रही है, खुशी क्या है। अगर मैं आप लोगों से खुद से पूछूं, यहां पर आप लोगों से पूछिए क्वेश्चन कि खुशी का मतलब क्या है आप लोगों की लाइफ में। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का एथिक्स के पेपर में पूछा गया था, ठीक है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू हैप्पीनेस क्या होगी आप लोगों को ये बताना है। तो हर एक इंसान के लिए खुशी कुछ ना कुछ अलग हो सकती है, पर लेकिन यहां पर जो खुशी है वो काफी अलग अलग डायमेंशन में बताई गई है। तो मैं आप लोग कई सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, और आगे तो कई सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले यहां पर इस आर्टिकल में क्या बात की गई है, पहले मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बात की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है इसको हम लोग समझेंगे काफी डिटेल में। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के बारे में हम लोग जानेंगे। इस रिपोर्ट के हिसाब से कौन कौन सी यहां पर आज के डेट में जो कंट्री है वो खुश है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, और कौन कौन सी आज के डेट में सिटी खुश है वो समझेंगे, किसके द्वारा तैयार की जाती है ये समझेंगे। पर सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। बोला गया है द ग्रेट डिग्री ऑफ अनहैप्पीनेस इन इंडियन सोसाइटी हैज ए लॉट टू डू विद द वे लॉ एंड इट्स इंस्टीट्यूशन ऑपरेट। यानी कि एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, द वे द लॉ, यानी कि जिस तरीके से हम लोग अपना हमारी कंट्री में रूल और रेगुलेशन है और जैसे इंस्टीट्यूशन है वो ऑपरेट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सोसाइटी कैसे रहने वाली है। उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप लोग डिपेंडेंट है जस्टिस के लिए। सोचिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो ढंग से जस्टिस ना करे तो कैसा होगा। क्या आप लोग की खुशी ऐसी रहेगी जैसी होनी चाहिए? आप लोगों को लगेगा यार कोई भी केस लेकर जाओ, जिसके पास है पैसा होगा जीत जाएगा, करप्ट जुडिशरी है। अगर ऐसा
ऐसा कुछ हो जाए तो आप लोगों को लगेगा कि आप लोग खुश रह पाएंगे देश के अंदर। यहां पर अमीर जो लोग हैं वो सबके ऊपर डांस करते हुए नजर आएंगे। तो ये बेसिकली बातें बोलने की कोशिश करें कि इंस्टीट्यूशन को ढंग से काम करना चाहिए। तो क्वेश्चन ढंग से देखिएगा और आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा अपने हिसाब से। जो बेसिकली मैं बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा और ऐसा नहीं होता कि जो आर्टिकल में दे रखी है वही चीज आप लोग क्वेश्चन आंसर राइटिंग में यूज करनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बोला गया द ग्रेट डिग्री ऑफ अनहैप्पीनेस इन इंडियन सोसाइटी हैज ए लॉट टू डू विद द वे द लॉ एंड इंस्टीट्यूशन ऑपरेट, ठीक है। तो ये है यहाँ पर भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर नाखुशी का जो नाखुशी का भारत में कानून और उसके संस्थानों के संचालन के तरीके से बहुत कुछ लेना देना है। यानी कि जो नाखुश है उसका ये संचालन जो इंस्टीट्यूशन है उनका बहुत कुछ है यहाँ पर लेना देना, ये बातें बोली गई है। तो इसको समझते हैं पहले। कई सारी बातें आप लोगों को इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगी अगर खुशी के बारे में बात की जाए, पर लेकिन उससे पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे रिपोर्ट के बारे में। ये जो रिपोर्ट है इसको बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये सारा एक्स्ट्रा पोर्शन है, ये आर्टिकल के अंदर नहीं है, ये बेसिक है जिसको मैं आप लोग को बता रहा हूं, जिससे प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन आप लोग बन जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सोल्यूशन नेटवर्क है इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर यूनाइटेड नेशन के लिए इसको बेसिकली प्लेस करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। और अभी कोविड-19 के चलते 2 साल से कोविड-19 की महामारी सब झेल रहे हैं, तो उसके चलते ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो इसको भी इसमें काउंट किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में यहां पर टोटल मिलाकर अगर बात की जाए 149 कंट्री यहां पर देखने को मिली। तो इसमें अलग अलग तरीके से कंट्री को चेक किया जाता है, जैसे कि यहां पर ग्रोस डोमेस्टिक जो यहां पर प्रोडक्ट पर कैपिटा क्या है, इनके परचेजिंग पावर क्या है, लोग कितना सामान खरीद पाते हैं, उतने पैसे हैं उनके पास में, सोशल सपोर्ट कैसी, यहां पर हेल्थ की एक्सपेक्टेंसी कैसी है, इंसान कितने लंबे समय तक जिंदा रहता है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, आप लोग अपनी चॉइस बना सकते हैं अपने आप में, जैसे कि शादी आप लोग करनी है, ठीक है, कोई आप लोगों को कहीं पर जाकर मान लीजिए एक जॉब आप लोगों को करनी है, ठीक है, आप लोगों को कहीं पर घूमना है, कहीं पर घर लेना है, ये सारी चीजें अगर देखें तो एकदम फ्रीडम की कैटेगरी में आती है। हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो फ्रीडम कई तरीके से हो सकते हैं, तो चॉइस क्या है आप लोगों के पास में, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है जेनरसिटी के बारे में, ठीक है, इसी के साथ में बात की जा रही है परसेप्शन ऑफ ऑक्यूपेशन के बारे में। तो ये सारे इंडिकेटर चेक किए जाते हैं। इन इंडिकेटर को चेक करने के बाद में यहां पर ये रहता है कि 0 से लेकर 10 के स्केल में इनको काउंट करना है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि एक तरीके से देखिए करप्शन भी यहां पर इसका पार्ट है, ठीक है। तो करप्शन सोसाइटी में जहां कम होगा इसका मतलब वहां पर लोग ज्यादा खुशी होंगे। जितने दयावान लोग होंगे सोसाइटी में, उदार लोग होंगे सोसाइटी में, यानी कि एक दूसरे से सज्जन लोग आप लोग बोल सकते होंगे सोसाइटी में, वो सोसाइटी ज्यादा खुश नजर आएगी। पता चला सारे खड़ूस से जरा जरा सी बात पर तिनक कर पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बातें बोली गई है। जब हम लोगों ने देखा ये इंडेक्स और इस इंडेक्स के बारे में अपनी कंट्री को आप लोग देखेंगे तो टॉप परफॉर्मर यहां पर फिनलैंड ने टॉप किया गया और पिछले 4 साल से फिनलैंड ही टॉप कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। फिर बाद में यहां पर आता है आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे। यानी कि ये माना जाता है कि ये जो कंट्री है ये दुनिया में सबसे ज्यादा खुश कंट्री है। सबसे ज्यादा दुखी कंट्री कौन सी है आप लोग आंख बंद कर भी बता सकते हैं, वो है अफगानिस्तान। और अब तो और भी ज्यादा दुखी होगी जब से तालिबान वहां पर आया। तो मोस्ट अनहैप्पी कंट्री है यहाँ पर अफगानिस्तान। फिर आप लोगों को देखने को मिलेगी जिम्बाब्वे, फिर आप लोगों को रवांडा, फिर यहाँ पर बोट्सवाना और यहाँ पर है लिसुथो, ठीक है। तो ये कंट्री है जो सबसे ज्यादा दुखी कंट्री है दुनिया में। अगर बात करें इंडिया की और पाकिस्तान के बारे में तो यहाँ पर पाकिस्तान है 105वें नंबर पर, ठीक है, अगर बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर बांग्लादेश है 101वें नंबर पर, चाइना है 84 नंबर पर, इंडिया जो है यहाँ पर उसकी रैंक है 139, यानी कि हमने भी नीचे से टॉप किया है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमसे ज्यादा खुश कंट्री है पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना, ये बोला गया है। हमारी रैंक थी यहाँ पर 156 कंट्री में 144 2020 में। तो 20 में और 19 में 20 में और 21 में दोनों का डेटा आप लोगों के सामने। तो नॉर्मली लेटेस्ट वाला तो कम से कम याद रखिएगा 139 है हमारी रैंक, किसमें से 149 में से। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर दुनिया में आप लोगों से पूछे, देखिए इसके द्वारा कंट्री के साथ साथ में सिटीज का भी इंडेक्स तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है बेसिकली हेलसिंकी के बारे में, जो कि फिनलैंड के अंदर में सबसे खुश लोग यहां पर रहते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहां पर बोला ना भी सिटी के बारे में, तो फिनलैंड सबसे खुश देश है, तो इसका मतलब इसकी सिटी सबसे खुश सिटी होगी। यहां पर इसी के बारे में बात करें, 4 टॉप जो खुश सिटी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। बात की जा रही है अरस डेनमार्क के अंदर है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड के अंदर है, ज्यूरिक ये स्विट्जरलैंड के अंदर है और कोपेनहेगन ये डेनमार्क के अंदर है। तो ये सबसे ज्यादा खुश सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो बॉटम 10 में जो रैंक है यहाँ पर वर्ल्ड में हैप्पीनेस सिटी में, तो हमारी कैपिटल बॉटम 10 में है, यानी कि दिल्ली में लोग जो है 186 अगर देखेंगे आप लोग यहाँ पर 186 सिटी इन्होंने देखी 186, तो उसमें से 180वें नंबर पर है, यानी कि दिल्ली है दिल वालों की, कहने के लिए खुश कोई नहीं है दिल्ली के अंदर भी। ये इस रिपोर्ट के हिसाब से बात की जा रही है। और अफगानिस्तान जो है यहाँ पर बात करें, काबुल जो है उसकी जो सबसे नीचे यानी कि 186वें नंबर पर 186 नंबर पर है काबुल। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा जो इसको प्रस्तुत करता है उसके बारे में। इसको प्रस्तुत करता है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 2012 से इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ में यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क है यहाँ पर
ये ग्लोबल लेवल पर यहां पर देखते हैं क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। और इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पर भी यहां पर फोकस दिया जाता है। अगर बात करें यहां पर, ये यूनाइटेड नेशन के संरक्षण के अंदर काम करते हैं, इन्हीं के द्वारा, इसी के द्वारा याद रखिएगा मिलकर यहां पर ये है बेसिकली ब्रेट स्टिलमैन यहां पर स्टिफिंग, ठीक है। तो यहां पर स्टिफ्टंग, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा हल्का सा BS के नाम से याद रख लेना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत हो जाता है, उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। तो यहां पर ये दो मिलकर यहां पर ये रिपोर्ट तैयार करते हैं, यहां पर सस्टेनेबल इंडेक्स और यहां पर डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट सिंस 2016 से प्रस्तुत की जा रही है, सस्टेनेबल इंडेक्स एंड डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट, तो ये इनके द्वारा मिलकर प्रस्तुत की जाती है। तो दो रिपोर्ट हो गई। प्रीलिम्स में कई बार आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पर ये वाली जो बात की जा रही है, यहां पर अकेला सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स और यहां पर ये बर्सेसमैन सिप्टंग, ये मिलकर यहां पर काम करते हैं दोनों, जब ये वाली रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई जो कि प्रीलिम्स के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल में राइटर क्या बोलते हैं? आर्टिकल में राइटर ये बोलते हैं कि आज की डेट में अगर आप लोग हैप्पीनेस को देखोगे तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, 2012 से प्रस्तुत की जा रही है। इसका ऑब्जेक्टिव यहां पर यह है कि ऐसा नहीं कि हैप्पीनेस जस्ट बस कंसीडर करेगा गवर्नेंस, यानी कि देश में कैसे रूल और रेगुलेशन इंप्लीमेंट किया रहे हैं, कैसी गवर्नेंस है वो हैप्पीनेस होता है, नहीं। ये आज की डेट में क्वालिटी ऑफ जो गवर्नेंस के साथ साथ में आप लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। देखिए, लो गवर्नेंस हैप्पीनेस जो है यहां पर ये कंसीडर किया जाता है, इसके द्वारा कहीं ना कहीं एक तरीके से किस तरीके चीजों को फॉलो किया जा रहा है। तो हाई जीडीपी अपनी जगह, हाई पर कैपिटा अपनी जगह पर, लेकिन इंसान का खुश रहना काफी ज्यादा जरूरी है अगर दूसरी चीजों को भी ध्यान में रखकर चलेंगे। हमारी जो रैंक थी वो 139 थी यहां पर 149 कंट्री में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेगा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के चलते अगर बात करते हैं कोविड-19 का इफेक्ट और इसी के साथ में परफॉर्मेंस क्या रही गवर्नेंस की, इसको टैकल करने में कोविड-19 को, वो भी इनके द्वारा यहां पर इनके द्वारा चेक किया गया। रिपोर्ट में बोला गया कोविड-19 के बारे में अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिली, जिससे लोगों की खुशी जो है वो कम होती नजर आई, ठीक है। हालांकि कुछ लोग खुश भी रहे कुछ दिनों के लिए, जब लंबे समय तक ऐसा हो जाता है फिर दिक्कत होती है। घरों में रहे कुछ लोग काफी लंबे समय तक, तो उनको लगा कि यार काफी दिनों बाद मिले हैं, ठीक है। मैं अपनी बताऊं आप लोगों को, जब से मैंने घर छोड़ा था, यानी कि 12th के बाद में जब से मैं घर से निकला था, तब से लेके पहली बार इतने लंबे समय तक मैं घर रहा हूं, ठीक है। वरना मैं 7 से 8 दिन से ज्यादा कभी कंटिन्यूअस घर नहीं रहा हूं। पहली बार यहां पर लगभग मुझे लगा 2 से 2.5 महीने में घर पे रहा था, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहां पर। तो स्टार्टिंग में ये चीजें जो है काफी सारी खुशी मिली लोगों को, कई सारे लोग जो है इकट्ठे रहे, तो ये सारी चीजें भी यहां पर देखने को मिली। पर लेकिन जब लंबे समय तक वो चीजें चलती रही तो कई सारे लोगों के काम पर इंपैक्ट पड़ा, जो लोगों की रोजी रोटी है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा। तो फिर वही खुशी जो है वो दुख में कन्वर्ट हो गई। खुशी उनके लिए थी जिनके पास में पैसा था, अच्छा खासा वो फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर लेकिन उनका क्या, जिनकी रोजी रोटी थी डेली बाहर निकल कर जाना, उनका कैसे काम चलेगा। तो बहुत सारे लार्ज स्केल पर नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिला। तो इंडिया के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में काफी ज्यादा क्रूशियल है। अगर हैप्पीनेस के बारे में बात करें, गवर्नेंस और जो लॉ है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है सोसाइटी के अंदर में। अलग अलग कंट्री में अलग अलग रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हैप्पीनेस जो है, बोला जा रहा है कि हैप्पीनेस हैज नेवर बीन कंसीडर्ड द गोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोग बस इसको यहां पर पब्लिक पॉलिसी के तरीके से अब तक कन्वर्ट करती, ये आप लोग चेक करते हुए आते हैं, अब तक इसको चेक नहीं किया गया ऐसे। यानी कि खुशी कभी भी ऐसे नहीं देखी गई हमारे देश में कि एक पब्लिक पॉलिसी है, हम लोग को इसको खुशी को भी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। बस गवर्नेंस देख लिया और लॉ देख लिया, अगर ये अच्छे चल रहे हैं तो इसका मतलब देश खुश होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें चेक करने वाली है, तो इनके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। तो राइटर बोल रहे हैं कि ये चीजें अब चेक की जा रही है, तो हम लोग को इनको फील करना चाहिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोली गई है, सुनिएगा ध्यान से। एक थोड़ी सी स्टोरी बोली गई है। बेसिकली बोला गया कि सोचो कि आप लोग का पर्स खो गया है, ठीक है, पर्स गिर गया कहीं पर और आप लोग का पर्स लौटा दे आकर कोई पुलिस वाला, कोई पड़ोसी या फिर कोई स्ट्रेंज पर्सन आप लोग का पर्स आप लोग को लौटा दे, तो क्या ये खुशी नहीं होगी? आप लोग सोचिए 1 मिनट के लिए, ठीक है। ये खुशी उस खुशी से भी ज्यादा है जब अगर बात करें नॉर्मल तरीके से पर्स खो जाए। सोचो उस इंसान के बारे में, उसमें क्या क्या होता है पर्स के अंदर में, ठीक है। आप लोग ये सारे एटीएम, आप लोग के आधार कार्ड, आप लोग का जो पैन कार्ड और भी सारे ड्राइविंग लाइसेंस, पता नहीं क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां पर सोचिए कि अगर उस इंसान को उसका पर्स मिल जाएगा कितनी खुशी होगी। यहां पे कोई पैसा नहीं दिया आप लोगों ने, कोई जॉब नहीं दी उस इंसान को, कोई अच्छी हेल्थ नहीं दी, पर फिर भी वो खुश है। तो इसका मतलब यहां पर यह कि ये अपनी जगह ये मैटर करती है, पर लेकिन एक सोसाइटी में अगर अच्छा माहौल हो वो और ज्यादा शानदार तरीके से इंसान को खुशी देकर जाती है। तो ये यहां पर एक तरीके से होना चाहिए कम से कम सोसाइटी के अंदर में कि इस तरीके से माहौल देखने को मिले। आप लोग क्या लगता है कि आप लोग का पर्स खो जाए, गुम हो जाए, क्या आप लोग को आकर उसको कोई रिटर्न करेगा? आप लोग बताइए, आप लोग कुछ एक्सपीरियंस अगर यहां पर हो तो। अगर बात करें ट्रस्ट और जो कॉन्फिडेंस है पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग कोर्ट के अंदर जाते हैं तो वहां पर पता है कि यहां पर कुछ घपलाबाजी नहीं होगी। पुलिस के पास में जाते हैं, पता चला कुछ घपलाबाजी वहां पर नहीं होगी, ठीक है। आप लोग कहीं पर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, पता चला वहां पर कोई घपलाबाजी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें अगर सही डायरेक्शन में चल रही हैं तो लोगों की खुशी जो है वो बढ़ती हुई आप लोग को नजर आएंगी। तो राइट परसेप्शन, डिग्निटी और
सोशल जस्टिस ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं अपनी जगह, ठीक है, डिटरमाइन करने में कि सोसाइटी में लोग कितने खुश रह रहे हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर भी ये सारी चीजें काफी इंपैक्ट है, जो कि इंपैक्ट डालती नजर आती है। तो इनके ऊपर हम लोग को बात करनी चाहिए। अगर लॉ जो है हमारी सोसाइटी में जो रूल और रेगुलेशन है, ठीक है, उनके बारे में बात करें तो देखिए खुशी तो लाता है यार। पता चला आप लोग कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट करके भाग गया, तो यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर प्रॉपर रूल और रेगुलेशन के चलते हम लोग रोड के नियम फॉलो कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छा रहता है। इससे लोग जो है वो चीजों को और बेटर तरीके से इंजॉय कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग सोचिए कहीं जा रहे हैं, वहां पर एक दुनिया भर का जाम लगा हुआ है, पर पता चला सड़क बिल्कुल खुली है, तो खुशी खुशी में आप लोग अपनी गाड़ी बाइक निकालते हुए ले जाएंगे, ठीक है। तो ग्रेटर डिग्री ऑफ अनहैप्पीनेस इंडियन सोसाइटी में यहां पर आप लोग को ये भी देखने को मिलेगी, जो लॉ और जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना काम ढंग से नहीं करते हैं। ना पुलिस अपना काम ढंग से कर रही है, ना यहाँ पर कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं आप लोग कोई काम कराना हो, तहसील के अंदर जाएंगे वहां पर लोग ढंग से काम करते हुए नजर नहीं आते हैं। करप्ट लोग देखने को मिलेंगे, जरा जरा से काम के लिए 50-100 रुपए दे दो उनको, वो वाली चीज देखने को मिलेगी। तो ये काफी गलत सिस्टम है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी लार्ज इंपैक्ट पड़ता है लोगों की खुशी के ऊपर। तो लोगों की खुशी जो है वो यहाँ पर छीन जाती है, तो लोग दुख फील करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो उनकी ग्रीवेंस जो है, जब उनका जो सोल्यूशन नहीं निकल पाता है लीगल सिस्टम, यानी कि जहां पर वो जाते हैं वहां पर उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल पाता है, वहां पर और पता चला कोई फंसा हुआ है वहां पर, लंबे समय से उसकी सैलरी नहीं आ रही है, उसको बोला कि सैलरी निकलवा दूंगा कि मुझे दे देना 5,000 रुपए, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये गलत चीजें हैं, इसकी वजह से खुशी जो है और ज्यादा कम होती नजर आती है। अगर बात करें यहाँ पर कोर्ट जो है, सोचिए कोर्ट अगर ढंग से डिसीजन न दे, करप्शन देखने को मिले तो कैसा होगा। तो ये जरूरी है कि कोर्ट ढंग से डिसीजन दे। तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट में बोले तो 40% जो लोग हैं हमारी कंट्री में वो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से बाहर ही रहते हैं, यानी कि उनको कोर्ट वोट से ज्यादा कोई मतलब ही नहीं है, इन सब चीजों के बारे में उनको ना ज्यादा आइडिया है, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से एंजॉय करते हैं। तो ऐसी भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। 5 बिलियन के करीब जो लोग हैं अगर बात करें आज के दिन में, वो जस्टिस गैप में रहते हैं यहाँ पर, और इंडिया में भी बहुत बिग सेक्शन है यहाँ पर। ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है। 3.5 करोड़ केस हमारी कंट्री में पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके ऊपर तो आर्टिकल भी है, डिस्कस करूंगा, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा जुडिशरी में कैसे चीजों को सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पर 3.5 करोड़ केस जो है पेंडिंग पड़े हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये जो लोग जिनके केस चल रहे हैं, किसी के ऊपर मर्डर का केस है, किसी के ऊपर कैसा चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे केस यहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं, इवन अंडर ट्रायल चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर इनके अंदर एंजाइटी नहीं रहती होगी, डर नहीं रहता होगा डेली कि पता नहीं यार क्या होने वाला है, तो ये मर मर कर जी रहे होंगे। तो क्यों ना उन केस का जल्दी से निपटारा किया जाए खासकर, और सोल्यूशन निकले उसका, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा सलमान खान भी कई बार बोलता है शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो बोलता है कि शादी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि पता चला कल को मुझे जेल होगी, तो मेरी वाइफ जो है बाहर एक तरीके से रहेगी अकेली, ठीक है, तो इसलिए मैं किसी को अपने साथ नहीं बांधना चाह रहा, पता नहीं कितनी सजा हो मुझे। तो ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग जो है इन सब चीजों के टेंशन में जीते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है कि केस का निपटारा जल्दी से जल्दी हो। तो यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कोई भी हैप्पी नहीं होगा अगर इस तरीके से कोई केस चल रहा है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है लोगों की खुशी एक तरीके से खुश न होने में। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर मुद्दा है, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। तो 69th है हमारी रैंक वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट में। तो 2-3 मैंने अभी आप लोगों को रिपोर्ट के नाम बता दिए, कंफ्यूज मत होना। अब ये बताना है आप लोगों को वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट जो है वो कौन प्रस्तुत करता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहां पर अगर बात करें लिबर्टी, अगर बात करें लोगों की एक तरीके से लाइफ, इकोनॉमिक जस्टिस, डिग्निटी और नेशनल इंटीग्रेशन, ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़ते हुए आप लोगों को नजर आएंगे अगर यहां पर इंसान जो है वो खुश नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं खुशी में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जस्टिस इन इंडिया अगर देखा जाए हार्डली किसी का गोल रहता है सोसाइटी के अंदर में। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी सुधार ली जाए तो बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाएगा। बाकी एक भय रहता है, एक कलंक यानी कि स्टिग्मा और एक रिप्रेशन, दमन की नीति आप लोगों को देखने को मिलेगी। गरीब लोग मैक्सिमम आप लोगों को जेल में पड़े हुए नजर आएंगे, और अमीर लोग जो है वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी करने के बाद ही बाहर घूमते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो हमारी कंट्री में ना तो पुलिस और ना ही कोर्ट जो है इस कंडीशन के चलते लोगों को सेटिस्फाई कर पाते हैं। तो बहुत बड़ा हमारी कंट्री में लोगों का ना खुश होने का रीजन पुलिस और कोर्ट भी देखने को मिलेंगे, ये राइटर यहां पर बोल रहे हैं। लो क्राइम रेट अगर बात करें तो हैप्पी सोसाइटी रहेगी, वहां पर क्रिमिनल रेट कम है। अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूं, आप लोगों का कोई आप लोगों की मतलब एक तरीके से मोबाइल था, ठीक है, और वो मोबाइल आप लोग किसी दुकान पर रखकर छोड़ गए, 1 सेकंड के अंदर मोबाइल जो है वो गायब हो जाएगा। इवन जेब में से मार लिया जाता है मोबाइल। मेट्रो के अंदर दुनिया भर की चोरी हुआ करती थी, ठीक है, तो फिर इसको सीरियसली लिया गया चीजों को टैकल करने के लिए। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो कैसी सोसाइटी में लोग खुश रह सकते हैं जहां पर जरा सी देर में लगे कि यार गेट बंद कर दो, कुछ उठाकर न ले जाए, कोई ऐसी चीज देखने को मिले। तो ये काफी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्राइम जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की सफरिंग के चलते यहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ जो है उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, तो लोग कहां से खुश रह लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये हैप्पीनेस का काफी बड़ा रीजन है जहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये बातें समझाने की कोशिश यहां पर की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन, क्राइम रेट, इसी के साथ में क्राइम रेट और यहां पर जो क्रिमिनल विक्टिमाइजेशन, फियर ऑफ क्राइम, ये सारी चीजें काफी बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आती है कि लोग कितना खुश रह रहे हैं, ठीक है।
तो ये देखने को मिलेगा। अभी अगर बात करें नेशनल के बारे में, तो एक तरीके से इंडेक्स को ध्यान में रखते हैं हम लोग को चलना चाहिए, हमारे देश में लोग कितने खुश हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा प्रीलिम्स के लिए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, ये बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस यहाँ पर वर्ल्ड में पहली कंट्री है जिसके द्वारा क्रिएट की गई। अगर बात करें यहाँ पर जो मिनिस्ट्री मॉनिटर करेगी यहाँ पर क्या क्या पॉलिसीज हैं लोगों को खुश रखने के लिए, भूटान के द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था ये ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, कुछ और बातें इसके बारे में करता हूं जो कि प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन सकता है। यहां से थोड़ी सी और बातें बात की जा रही है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के बारे में। तो याद रखिएगा 20 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है और थीम जो है अब की बार की ये बात की जा रही है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, यानी कि सबको खुश रहना है और हमेशा खुश रहना है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट था, ये भूटान के जो किंग थे, भूटान के किंग थे यहाँ पर, इनका नाम था जिग्मे सिंगे वांगचुक, ठीक है। तो इनके द्वारा 1972 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये कि कैसे खुश रहना है, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है और लोगों का होलिस्टिक डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी सेलिब्रेट यहाँ पर की गई ये चीज आगे चल के कि ऐसा कोई डे होना चाहिए। तो यहाँ पर 2013 से हम लोगों ने इसको बेसिकली काउंट किया और फिर आगे चलकर हम लोगों ने इसको इंप्लीमेंट भी किया। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस जो है वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा यहाँ पर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से, यानी कि जीएनपी से ज्यादा जीएनएच है हमारी कंट्री में, नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। तो जीएनपी क्या होता है बेसिकली, जीएनपी है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द जो भी फिनिश गुड्स और सर्विस यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं एक कंट्री के अंदर में, जो हमारी कंट्री के सिटीजन के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में, इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो, ठीक है। तो इसको जीएनपी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जीएनपी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। तो ये बात यहाँ पर बोली गई। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। तो आप लोगों को यहाँ पर ये सारी एक्स्ट्रा है, ये आप लोग को आर्टिकल में देखने को नहीं मिलेगी, ये रिपोर्ट वगैरह जो सारी मैंने बताई है ये सारा यहाँ तक का ये आप लोग को आर्टिकल में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ये भी आर्टिकल में नहीं है, यहाँ से आप लोग का आर्टिकल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बाकी आर्टिकल में मैंने बताई थी। अब क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है एक तरीके से टैकल कैसे करना है यहाँ पर माओइस्ट को, तो माओइस्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके चलते अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्या है आप लोग ये समझिए, हमारी कंट्री के होम मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया कि पहले 96 डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर काफी लार्ज स्केल पर माओइस्ट थे, यहाँ पर आज के डेट में घटकर ये 41 पर आ गए हैं, ठीक है। तो ये काफी बड़ा एक अचीवमेंट ये बोल रहे हैं। अगर बात करें हमारी कंट्री में कहां पर देखने को मिलेगा नक्सल, ये सारी चीजें, तो आप लोग को मैक्सिमम ईस्टर्न कोस्ट पर आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश तक का चीजें हैं, उधर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले मैं आप लोग को समझा देता हूँ, फिर आर्टिकल में क्या बोला गया वो देख लेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर आर्टिकल के अंदर नहीं है, बेसिक चीजें हैं जिनसे आप लोगों को बेसिकली डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा सकता है और आंसर राइटिंग में भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। क्या क्या बात बोली गई है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंडिया में क्या है, आप लोगों ने सुना होगा, इसको माओइस्ट भी कई बार बोलते हैं, एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा नक्सलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म नक्सल है, नक्सलिज्म जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर ये मूवमेंट स्टार्ट होता है बेसिकली नक्सलबारी से। तो नक्सलबारी एक गांव है यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर, इसके चलते यहाँ पर जो लोकल लैंडलॉर्ड थे, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो नहीं एक तरीके जमींदार हुआ करते थे, उनके खिलाफ यहाँ पर लड़ाई छिड़ी गई। कई सारे जमींदारों ने लोगों की जमीनें हड़पी एक तरीके से, उसके चलते कई सारी कंडीशन देखने को मिली, पैसा नहीं देते थे लोगों को काम कराने का, वो चीजें देखने को मिली। तो 1967 में यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर ये चीजें चली और दो लीडर निकल कर आए यहाँ पर, कानू सान्याल और इसी के साथ में जगन सान्याल, ठीक है। तो यहाँ पर इनके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर चीजों को लेकर चला गया। तो कानू सान्याल हो गया और जगन संथाल, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ईस्टर्न इंडिया के अंदर ये देखने को मिला, छत्तीसगढ़, बेसिकली उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर। नक्सल जो है एक तरीके से सपोर्ट करते हैं यहाँ पर माओइस्ट जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेंटिमेंट्स है उसको, जो कि माओइज्म से निकल कर आते हैं यहाँ पर कम्युनिज्म, जो कि माओ सी त्वांग के द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली ये इसको डेवलप किया गया था। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये इस डॉक्ट्राइन के तहत कि कैप्चर कर लो स्टेट की पावर, यानी कि नक्सलिज्म का मतलब बेसिकली है कि आप लोगों को स्टेट की पावर को कैप्चर कर लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे तालिबान ने किया ना अभी वो एक तरीके से, तो डेमोक्रेसी तो वो थी नहीं, तो इंसर्जेंसी के थ्रू, मास मोबिलाइजेशन के थ्रू, स्ट्रेटेजिक अलायंस के थ्रू किसी के साथ में कोई भी सामदाम दंड भेद लगाओ और वहां पर अपना पावर में सारी चीजें ले लो। तो ये बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। आगे अगर बात करें रीजन क्या होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, अगर बात करें तो यहां पर कई सारे रीजन है। सबसे पहले तो ट्राइबल डिसकंटेंट, यानी कि ट्राइबल लोग जो है उनको कई बार मिसप्लेस्ड किया जाता है, अपनी जगह से उनको डिस्प्लेस किया जाता है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटी के, वहां पर हम लोग खेती करने लगे, ठीक है, वहां पर हम लोगों ने बांध बना दिया, ठीक है, वहां पर कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी, तो ट्राइबल कम्युनिटी को काफी लार्ज स्केल पर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो कई सारी ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के चलते भी लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम निकल कर आती है, ठीक है। इसी के साथ में इजी टारगेट है, इजी टारगेट फॉर माओइस्ट, जो भी यहाँ पर एक बार इसमें माओइस्ट आइडियोलॉजी में घुस जाते हैं उनके लिए फिर इजी टारगेट हो जाता है कि जो लोग यहाँ पर इन सब चीजों से परेशान है उनको अपने पार्ट में मिला ले। इसलिए कहते हैं जब जब देश के अंदर भुखमरी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तब तब देश के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती हुई आप लोग को नजर आएगी। तो इसलिए एक अच्छा देश रहना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
गैप है सोशियो इकोनॉमिक जो सिस्टम है कंट्री के अंदर में, यानी कि इनके खिलाफ काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। यहाँ पर नक्सल इफेक्टेड एरिया में कोई ज्यादा डेवलपमेंट होता नहीं है, ठीक है। टेक्निक ये तो यहाँ पर इनके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। इसी के साथ में टेक्निकल इंटेलिजेंस टू फाइट द नक्सल, एक टेक्निकल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए ताकि टैकल किया जा सके, क्योंकि कई बार काफी ज्यादा हिंसक चीजें हो जाती है। बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान है वो भी हमारे यहाँ पर अपनी जान गंवाई है उन्होंने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के अंदर भी, अब तक का अगर बात करेंगे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर एक तरीके से नो फॉलो अप फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार कई सारे रीजन में बेसिकली इसेंशियल सर्विस नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है वहां पर, ठीक है, खाने के लिए चीजें नहीं मिल रही है, दूध वगैरह नहीं पहुंच रहा है, वहां पर भी आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इन सब मुद्दों के ऊपर हम लोग को पहले बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप उठाए गए हैं, तो यहाँ पर उठाए गए हैं जैसे कि ग्रे हंट 1989 में स्टार्ट किया गया था, एंटी नक्सल फोर्स यहाँ पर एक तरीके से ऑपरेशन ग्रीन हंट स्टार्ट किया गया यहाँ पर ये 2009-10 में एंड ये नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जहां जहां पर पिछड़े एरिया हैं उनको डेवलप किया जा सकेगा। इसी के साथ में समाधान निकाला गया। यहाँ पर समाधान क्या है, यहाँ पर एस का मतलब स्मार्ट, ए का मतलब एग्रेसिव, एम का मतलब मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए का मतलब एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी का मतलब डैशबोर्ड, बेसिकली केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, या फिर की रिजल्ट एरिया कौन से हैं। एस का मतलब हाई सेलिंग टेक्नोलॉजी का यूज करना है, एक्शन प्लान फॉर ईच जो भी थिएटर वहां पर है बेसिकली, और नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, यानी कि एक तरीके से फाइनेंसिंग की एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए जो यहाँ पर बेसिकली नक्सल अफेक्टेड एरिया में। तो ये डॉक्ट्राइन भी फॉलो की गई। तो ये लिखने के लिए कुछ आ जाए तो याद रखना। बाकी आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल में यहाँ पर ये बोला गया कि देखिए इंसानों को इंसान समझना चाहिए, मॉइस्ट जो है उनको हमको लेकर चलना पड़ेगा, वरना मॉइस्ट भी बहुत सारी की जान जाएगी यहाँ पर जब जब झड़प होगी दोनों के बीच में। और ये हमारी कंट्री में हमारी जो फोर्स है जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्स हो गई, ठीक है, तो उनकी भी जान जाती हुई नजर आएगी। फिलीपीन और पेरू का उदाहरण देते हुए यहाँ पर ये बोला गया कि आज की डेट में जो डेथ है और जो वायलेंस है, ठीक है, तो अगर वो कंडीशन बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा लोग जो हैं गरीब होते हुए नजर आएंगे और ज्यादा लोग जो हैं वो इस आइडियोलॉजी के अंदर पड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये जरूरी है कि लोग खुश रहें और एक तरीके से नॉर्मल रहे, तभी बहुत सारी चीज नॉर्मल होती नजर आएगी। हमारी कंट्री में साउथ बस्तर ये छत्तीसगढ़ के अंदर में और आंध्र प्रदेश बॉर्डर जो काफी ज्यादा इंपेक्टेड है आज के में भी, जो कि आज इसी के साथ में जो डिस्ट्रिक्ट है कई सारे कहाँ के, ये यहाँ पर झारखंड के, ठीक है। तो यहाँ पर काफी बड़ी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो फोकस यहाँ पर ये होना चाहिए कि कैसे वेलफेयर की स्कीम चलानी है, कैसे ढांचागत विकास करना है, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन बनाने हैं, उन सब चीजों के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो चीजें नॉर्मल होती है आप लोगों को नजर आएगी। अगर बात करें फ्रीक्वेंसी के बारे में, यहाँ पर बेसिकली अभी कई सारे अटैक आप लोगों को देखने को मिले सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर भी, कई सारी सिक्योरिटी फोर्स की जान दी। इवन यहाँ पर जो अगर सीज फायर के बारे में बात करें तो उसका भी कई बार फायदा उठाया जाता है। तो एक कंडीशन आप लोग देखते हैं, सिक्योरिटी जो यहाँ पर ड्रिवन अप्रोच है यहाँ पर ये, ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है कि ह्यूमन राइट का भी यहाँ पर कम से कम ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो पर लेकिन उसको ध्यान ही रखा जाता है, यहाँ पर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती है। आगे जो माओइस्ट है, यहाँ पर जो माओइस्ट आइडियोलॉजी है वो एक तरीके से यहाँ पर आम जो स्ट्रगल को छोड़े और यहाँ पर लोगों के साथ में आकर रहे, अपने हिसाब से जिंदगी को जिए, तो ये भी जरूरी है। तो इसके ऊपर भी हम लोगों को काम करना चाहिए, ये भी बातें बोलने की कोशिश की जा रही है। ट्राइबल जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी जो है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ में मिलकर रहे, ठीक है, खुश रहे। अभी हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने बात की, तो ये भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है। इसी के साथ में इंडियन गवर्नमेंट को भी यहाँ पर एक तरीके से देखना चाहिए कि यहाँ पर मॉइस्ट इंसर्जेंसी को वीक करने के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, बस उनका डेवलपमेंट के ऊपर ही फोकस होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि बस मॉइस्ट को मारना है और वही सारा सोल्यूशन है, नहीं, ये गलत बात है, इस तरीके से नहीं। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कंटिन्यू वेलफेयर की जो भी स्कीम है वहां पर चलाते रहना चाहिए, उन सब चीजों के ऊपर फोकस देना चाहिए। तो ये बातें बोली गई। बाकी ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर जहां पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीजें बता दी, ये पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन कहां से निकल कर आया, क्या क्या है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी सारी, ठीक है। तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं जुडिशरी के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर हमारी कंट्री में पेंडिंग केस कितने हैं, मैंने अभी बताया 3.5 करोड़ केस है आज की डेट में जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो किस तरीके से आप लोग इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि अगर देखिए आप लोग टोटल पेंडिंग केस 1 जनवरी 2006 से अगर बात करेंगे, यहाँ पर 292 लाख है, यहाँ पर जनवरी 1 2020 में 375, ठीक है। ये केसेस की संख्या यहां पर बढ़ती जा रही है आज की डेट में। अगर देखें हमारी कंट्री के अंदर ये कंडीशन है नंबर ऑफ केसेस की जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं। 40% केसेस ऐसे हैं जो कि डिसाइड होते हैं 3 साल में, यानी कि आज केस चला गया तो 3 साल तक कोर्ट में पड़ा रहेगा। जबकि इंटरनेशनल लेवल पर ये जो डेटा है, यहाँ पर 1% केस ऐसे देखने को मिलेंगे जो 3 साल से ज्यादा चलते हैं। हमारी कंट्री में 40% केस जो है वो 3 साल से ज्यादा चलते हैं, ठीक है। तो अगर जल्दी से केस का डिसीजन नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत देखने को मिलेगी। तो यहां पर बोला गया है इफ इंडिया डज नॉट एक्ट एक तरीके से डिसिसिवली और क्विकली, यानी कि देर अगर करोगे तो दिक्कतें हो जाएगी, ये बोलने की बात की जा रही है। तो जल्दी से जल्दी यहां पर आप लोगों को केसेस को सोल्व करना, यहां पर एक तरीके से फोकस करना चाहिए और जजेस की संख्या, वैकेंसी वगैरह को भी भरना चाहिए। तो ये बातें बोलेगी रिच पावरफुल, और एक तरीके से अगर बात करें यहां पर
मतलब बोला जा रहा है कि रिच पावरफुल और जो यहाँ पर गलत करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो रॉन्ग डूअर जो हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, फायदा उठाते हुए नजर आते हैं, जेल में जाते नहीं है और यहाँ पर बाहर घूमते रहते हैं पैसा देके। तो करप्शन काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं लोअर जुडिशरी के अंदर खासकर। अगर बात करें करप्शन और क्राइम के मामले में यहाँ पर, तो यहाँ पर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम काफी पुअर हो जाता है हमारे देश में, खासकर जो गरीब तबका है सोसाइटी का। अगर बात करें यहाँ पर पनिशमेंट के बारे में, तो 70% जो हमारे देश में जो प्रिजनर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा अंडर ट्रायल है पहले तो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि मोस्टली गरीब सेक्शन है सोसाइटी का जिनको पकड़ा गया है, ठीक है, केस पता चला कोई और करके ले गया और यहाँ पर ये मर रहे हैं, तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। वैकेंसी भरनी चाहिए, जो भी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। अभी बोला जाता है कि यहाँ पर एनालाइज किया जाए 2006 से लेकर 2019 तक का अगर देखेंगे मोटे मोटे तौर पर, तो लेस देन 2% पर ईयर आप लोगों को यहाँ पर जो है एक तरीके से चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वैकेंसी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा है। यहाँ पर इनके अगर एक साल के अंदर बात करें तो हर साल अगर 2-2% केस भी बढ़ते रहते हैं तो कितने होंगे, तो ये काफी बड़े हो जाते हैं। पर लेकिन 21% वैकेंसी है तो ये उससे भी बड़ा इंपैक्ट डालती है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में टीएस ठाकुर जो है, जो यहाँ पर थे मतलब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा बोला गया कि यार हमको 70,000 लोगों की जरूरत नहीं है, हम लोग को ओनली 20% लोगों की जरूरत है। क्या 20% ढंग के लोग हम लोग को नहीं मिल सकते यहाँ पर? तो इसके बाद चलते हैं यहाँ पर कई सारी बातें सामने निकल कर आए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखते हैं, यानी कि हमारी कंट्री में वैकेंसी है काफी लार्ज स्केल पर, ये दिक्कत देखने को मिलती है। इसी के बाद में जो वैकेंसी है यहाँ पर बात की जा रही है कि 5,000 के करीब हम लोग को कोर्ट रूम चाहिए और 5,000 कोर्ट को आप लोग 2 शिफ्ट में चला सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास में कोई एक कमरा है, मैं आप लोगों को बुलाऊं वहां पर कि आप लोगों को पढ़ाऊंगा सबको बैठाकर, उस कमरे में जो है वहां पर 400 लोग आ सकते हैं, ठीक है। पता चला यहाँ पर 400 की जगह वहां पर जो है 800 लोग आ गए, तो कैसे काम चलेगा? तो बोलूंगा यार आधे रुक जाओ, आधे बाद में आ जाना, और क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके, तो इन मुद्दों को लेकर चलना है। टेक्नोलॉजी का यूज कर भी चीजों को सुधारा जा सकता है, जैसे कि ई कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो काफी लार्ज स्केल पर कई सारी चीजें बढ़ती नजर आई। ऑनलाइन केस सुन सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं कंप्यूटर एल्गोरिथम के थ्रू यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5% जो केस है उसके जज का हाथ होना चाहिए, उनको बेसिकली कि किस किस को डिसाइड करना है। बाकी का फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट होना चाहिए, यानी कि जो केस पहले आया वो पहले सुना जाएगा, ऐसे नहीं कि कोई भी केस कहीं पर भी उड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा बोला गया यहाँ पर कि एक तरीके कोर्ट जो होना चाहिए वो ई फाइलिंग होनी चाहिए, ऑनलाइन सारा काम, हाथ धक्के ना खाते फिर लोग, ठीक है। तीसरा बोला गया वर्चुअल हियरिंग होनी चाहिए। पता चला कि यहाँ पर साउथ इंडिया का जो पर्सन है वो वहां पर जा नहीं पा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप लोग फोकस देकर चल सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। इवन हाइब्रिड कोर्ट का भी कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दे दिया गया। हाइब्रिड मतलब ऑनलाइन भी चला लो यार आप लोग, ऑफलाइन भी चला लो, जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से काम कर लो। तो ये बातें बोली गई है। तो रैंक जो है यहाँ पर टॉप 10 कंट्री में आप लोग की आ जाएगी अगर ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, ऐसा राइटर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इसको आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी, अगर कंफ्यूजन हुआ करे तो बता दिया करो, तुरंत उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। ये होगी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं वो है यहाँ पर सोशल मीडिया वाला आर्टिकल। सोशल मीडिया वाला आर्टिकल के बारे में बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आज की डेट में अगर कोई आईएएस ऑफिसर बनता है या फिर कोई आईपीएस ऑफिसर बनता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर आईएएस हो गया फिर आईपीएस हो गया, तो वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर जाता है और उसके लाखों करोड़ों लोग जो है वो फॉलो करने लगते हैं। तो इस तरीके से कंडीशन क्या बनती है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के लिए समझने लगता है, ना कि उस पोस्ट पर जहां पर वो बैठा हुआ है। अपना अगर बात करें जो टाइम होगा वहां पर काम करने का भी, उस टाइम पर भी वो जो है सोशल मीडिया यूज करता हुआ नजर आएगा। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पर भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। सिविल सर्वेंट को क्वेश्चन पूछा जाए क्या सोशल मीडिया यूज करना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल करना चाहिए, पर लेकिन अपने घर पर करना चाहिए बैठकर, अपने जो है ऑफिस टाइम पर कभी नहीं यूज करना चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कह सकता है, लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, तो उसके लिए आप लोग सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। पर लेकिन वर्किंग आवर में सोशल मीडिया का आप लोगों को बेसिकली इस्तेमाल नहीं करना है, जबकि मैक्सिमम लोग जो है वर्किंग आवर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, तो उसको यहां पर थोड़ा सा सुधारना चाहिए, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन की तरीके से लेना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन लोगों का हक है, पर लेकिन ऐसा भी नहीं कि झूठी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर फैल रही है मार्केट में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा याद रख सकते हैं आप लोग। 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन लाया गया, तो फेक न्यूज को भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कौन सी फेक न्यूज है और कौन सी सही न्यूज है, तभी अगर आप लोग डिफरेंस करेंगे तभी आप लोग चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे। अगर डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा, नहीं कहते कैसे ऐसे कैसे चलेगा भैया। तो वो वाली चीजें यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर चीजों को लेकर चलना चाहिए, वरना प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इन सब मुद्दों को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमको हक देता है कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन पता चलनी चाहिए, ठीक है।
पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग सारी चीजें छोड़ छाड़ के बस उसी के पीछे लगे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक पैटर्न में चीजें लेकर चलनी पड़ेगी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 में लाया गया था, इसके द्वारा रिप्लेस किसको किया गया था पता है आप लोगों को? फ्रीडम ऑफ इंडियन एक्ट, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ इंडियन एक्ट जो है उसके द्वारा रिप्लेस कर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारे देश में लाया गया, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई जिसके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है। अभी बोला गया कि WHO के द्वारा अभी यहाँ पर अपडेट किया गया एयर पोल्यूशन गाइडलाइन, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा स्टैंडर्ड सेट किया गया 2005 का, और बोला गया कैसे कैसे यहाँ पर किस तरीके की चीजें चल रही हैं तो उनको चेक किया जाएगा। उसके चलते यहाँ पर चीजों को चेक करने की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए इनके द्वारा ये बोला गया कि अभी अनहेल्दी एयर देखने को मिलती है, तो उसके लिए यहाँ पर ये इंडेक्स है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ बेसिकली है क्या। तो ये वाली स्लाइड देखिएगा, ये वाली भी इस वाली स्लाइड में कवर हो जाती है, ठीक है। नेशनल एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है ये हमारी कंट्री में प्रस्तुत किया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काफी पीछे रह गए, इसको अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया, तो उसके हिसाब से चीजें चल रही है आगे। हालांकि हमारी कंट्री काफी बड़ी कंट्री है, चीजों को आराम से इंप्लीमेंट किया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक बार में ही सब कुछ आप लोग देख लो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर ऑपरेट करने की बात की जाती है एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम को, ओके। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर IIT कानपुर के द्वारा और एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो यहाँ पर रिकमेंड किया गया था कि ऐसा कुछ एक अच्छा चीजें हो सकती है, तो यहाँ से बातें निकल कर आई, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात की जा रही है 3 इंडिकेटर जो है न्यू जो इंडेक्स मेजर 8 जो पैरामीटर, तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अगर ये सारी चीजें करते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बैलेंस बनाकर रखिए चलिए अपनी जिंदगी में, वरना दिक्कतें होती नजर आती है फिर, ठीक है। तो बेसिक है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कभी भी पोल्यूशन के बारे में अगर बात की जाए तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी पोल्यूशन हम लोग फैला रहे हैं वही पोल्यूशन जो है वो हमारे को तो बर्बाद करेगा ही करेगा, आने वाली जनरेशन को, बुजुर्ग लोग हैं जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है उनको और भी हर एक लेवल पर यहाँ पर इंपैक्ट डालेगा। और कोविड-19 के चलते ये बोला गया था कि पोल्यूशन की वजह से केस और ज्यादा बढ़ गए। अगर बात करें यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में तो याद रखिएगा एयर, और हाँ इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में भी इसकी ब्रांच है, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर यहाँ पर 0 से 50 तक है तो बहुत प्योर एयर है, यानी कि ठीक एयर है। अगर बात करें सेटिस्फैक्टरी के बारे में तो 51 से लेकर 100 तक का। अगर बात करें मोस्ट पोल्यूटेड के बारे में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मोस्ट मतलब मॉडरेटली पोल्यूटेड, तो ये देखने को मिलेगा 101 से लेकर 2000 तक, सॉरी 200 तक का। और पुअर है यहाँ पर 201 से लेकर 300 का, वेरी पुअर यहाँ पर 301 से लेकर 4 तक का, ठीक है। और इसी के साथ में सीवियर है 400 से 500 तक का। मैक्सिमम हमारी सिटी जो होती है सर्दियों में इन कैटेगरी में आ जाती है, तो यानी कि वहां पर जहर उगलती है वो सिटियां, तो उनसे आप लोगों को बचाकर अपने आप को रखना चाहिए, ताकि एक तो आउटडोर ज्यादा एक्टिविटी न किया करें, उस टाइम पर दिक्कतें देखने को मिलती है, ताकि एक बैलेंस बनाकर चला जा सके, ठीक है। तो ये था यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूरा इसके बारे में, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं न्यू जेनेसिस वाले पोर्शन पे, जो कि एक इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं जिसके बारे में समझेंगे क्या क्या बातें की जा रही है, कुछ सुनिए यहाँ पर एक बार। पहले यहाँ पर बात की जा रही है 3 न्यूज यहाँ पर। पहला तो यहाँ पर दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर उनके द्वारा देशभक्त करिकुलम यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। क्या है उसके ऊपर अभी नजर डालेंगे। दूसरा यहाँ पर बोला गया कि सिद्धू साहब के द्वारा जो है वो कांग्रेस को क्विट कर दिया गया है, तो पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में मुझे, फिर बीजेपी में आ रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या कंडीशन यहाँ पर चलेगी। तो बोला जा रहा है कि बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं, अभी इनका डिसीजन नहीं आया, ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है लोगों के द्वारा, बाकी आगे देखने को मिलेगा क्या कंडीशन है, ठीक है। कन्हैया साहब के द्वारा भी यहाँ पर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पर इसको भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, तो देखिए कहीं ना कहीं इंसान जाकर टिकेगा ही टिकेगा। तो सीपीआईएम से निकले तो कांग्रेस ने लपक लिए, ठीक है। वो नहीं कहते कि हम लपकेंगे, हम छोड़ेंगे तो तुम लपक लेना, कि भाई साहब कौन हो तुम, की कंधा है हम वहां आते हैं जहां लड़की एक तरीके दुखी होती है, ठीक है। वो की कौन सी मूवी थी, तन्वेट्स मन्नू बोलता है वो, तो वही बातें यहाँ पर चल रही हैं। तो बेसिकली देखो पॉलिटिक्स है, क्या बोल सकते हैं इसमें। आगे चले तो देशभक्त बजट में यहाँ पर देशभक्त बेसिकली करिकुलम में कई सारी चीजें रखी गई, ठीक है। तो यहाँ पर देशभक्त में एक तरीके से एक तो अपने देश को हमको एक तरीके से लविंग वन शेयर लैंड और कम्युनिटी, अपने देश में अपनी जो बेसिकली सोसाइटी को हम लोग को प्यार करने, एक तरीके से मिलजुल कर रहना है। नेशनलिज्म की भावना के बारे में बात की जाती है, यहाँ पर सबको साथ में लेकर चलना है, लिबर्टी इक्वलिटी वाली बातें देखने को मिलेगी, सब रिलीजन जो है वो संभव है हमारे देश में, सर्वधर्म संभव, वो सारी बातें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये मैंने आप लोग को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दिया था, आप लोग देख लीजिएगा इसको, यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था। बाकी और भी कई सारी चीजें यहाँ पर पोस्ट की जाती हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख लेना, नंबर भी मैंने प्रोवाइड करा दिए, और ये पीडीएफ भी डाल दी थी जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे थे, सारी एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी इसके बारे में चीजें, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, और आंसर राइटिंग ग्रुप भी आप लोग यहीं से ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे जाकर आंसर भी जरूर लिखेगा, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। आगे बात करते हैं बंगाल के अंदर, बेसिकली बंगाल के अंदर क्या, बेसिकली हमारी कंट्री वेस्ट बंगाल के अंदर बाईपोल की बात की जा रही है। जब कोई पर्टिकुलर पोस्ट जो है वो यहाँ पर पहले ही खाली हो जाती है, कोई मर गया, किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो बाई इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बाई इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी, वो लग रहा है कि जीत कर यहाँ से आएंगे, जिसकी वजह से काफी कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर सामने
सामने निकल कर आ रही है, ठीक है। तो बाई पोल है जिसके चलते यहाँ पर वोलेंस देखने को मिला, तो उसके चलते अभी क्या नॉर्मल रहेगा वो समझने वाली बात होगी, तो उसके ऊपर बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर बात करें, इलेक्शन कंडक्ट कौन कराता है तो उसके बारे में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, तो पार्ट 15 में आप लोग को देखने को मिलेगा। पहली इंपॉर्टेंट बात, इलेक्शन जो है वो डील करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो डील करता है इलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर सेंटर के और स्टेट के इलेक्शन, बेसिकली सेंटर में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एक तरीके से जो हमारी राज्यसभा और लोकसभा, स्टेट के अंदर फिर आप लोग को पता ही है कि कौन कौन से इलेक्शन के लिए बेसिकली यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जाता है, तो वो चीजें याद रखेगा। हमारी कंट्री में 25 जनवरी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस दिन हमारी कंट्री में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो स्टैब्लिश किया था, इसलिए 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटिंग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आर्टिकल 324 से लेके 329 तक है और पार्ट 15 में आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारी कंट्री में स्टार्टिंग में बेसिक जो अब बताने जा रहा हूं इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग से एक सिंगल बॉडी थी, यहां पर सिंगल मेंबर बॉडी, ये आर्टिकल 324 के अंदर में, फिर आगे चलकर मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। कब, याद रखिएगा 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1988 में। उस टाइम पर क्या किया गया, उस टाइम पर यहां पर एज जो थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी, तो 21 से घटाकर 18 कर दी वोटिंग एज, तो काफी सारे लोग जो है वो यहाँ पर इनके इन्फ्लुएंस में आ गए जिसके चलते, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या हुआ, मतलब कि एक तरीके से यहाँ पर 21 से जब 18 किया गया यहाँ पर, तो 21 से 18 का मतलब यहाँ पर ये होगा बहुत सारे लोग आ गए अब यहाँ पर इसके इन्फ्लुएंस में, मतलब कि एक तरीके से वोटिंग की एज में। तो अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पावर वो बर्डन बढ़ गया, तो यहाँ पर इसके चलते 3 मेंबर की बॉडीज को बना दी। हालांकि बाद में चलकर फिर 1 मेंबर की बनी और फिर 1993 से अब तक का 3 मेंबर की बॉडी है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें इसके बारे में याद रखेगा। आगे यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बात की जा रही है यहाँ पर कमीशन की क्या होती है, तो 2 आप लोगों को इलेक्शन कमीशन देखने को मिलेंगे और एक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मल्टी मेंबर बॉडी है यहाँ पर ये, जो कि इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए काम करती है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है आरटीआई के बारे में। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मैंने आप लोगों को बताया, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आप लोगों को हक देता है कि आप लोग जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलनी चाहिए। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट है। तो आप लोग याद रखेगा, अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो आप लोग बोले कि कोई फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। राइट टू जो टोटल अगर बात करें राइट टू जो प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी, तो आर्टिकल 21 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो है वो यहाँ पर आप लोगों को हनन होते हुए नजर आएंगे। आरटीआई को, अगर आरटीआई एक्टिविस्ट को या फिर किसी को भी ढंग से सोसाइटी में रहने को अगर नहीं दिया जाता है और कुछ उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। ये काफी बड़ी बात लगी मुझे आजादी के इतने दिन बाद भी, अगर आप लोग देखेगा, एक सेकेंड, पहली बार किसी टेंपल में यहां पर एंट्री की गई कर्नाटक के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है यहां पर, तो काफी बड़ी बात है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के डेट में आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी भी हम लोग सोसाइटी में इस तरीके से रिग्रेस तरीके से रहते हैं कि यहां पर दलित कम्युनिटी को जो है टेंपल के अंदर एंट्री नहीं करने दी जाती है। तो ये काफी क्लासिकल केस आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। एथिक्स के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो वहां पर आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी कैसी है हमारी, तो पेपर जीएस फर्स्ट में भी आप लोगों से यहाँ पर चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण अगर आप लोग मेंशन कर देंगे तो आप लोगों के मार्क्स जो है वो अच्छे लेवल पर बढ़ते हुए आप लोग को नजर आएंगे, ठीक है। बात की जा रही है लॉकडाउन के चलते ग्रीन एनर्जी को जो पुश किया जा रहा था वो कम हो गया थोड़ा सा यहाँ पर, यानी ग्रीन एनर्जी आता है, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, उसके ऊपर काम नहीं कर पाए, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया। तो याद रखिएगा हमारी कंट्री में जो टारगेट फिलहाल अभी हो गया है, तो वो पहले जो था यहाँ पर 75 गीगावाट का था, 175 गीगावाट का, ठीक है, 2022 तक का, ठीक है। अभी ये हो गया यहाँ पर 450 गीगावाट का हो गया और 2030 तक का हो गया ये। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करने के बारे में बात की जा रही है, पर लेकिन अभी कोविड-19 के चलते वो काम ढंग से नहीं चल पाए, तो ये न्यूज में है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है स्कूल को ओपन करने की आईसीएमआर के द्वारा। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोल रहा है इसको, और स्कूल को ओपन कर दो, हेल्थ और एजुकेशन दोनों साथ में चलेंगी। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो यहाँ पर बायो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो पहले इसको इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन बोलते थे, बाद में नाम चेंज किया गया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर ये टनल जो है ये ओपन कर दिया गया है गडकरी साहब के द्वारा, तो यहाँ पर इसको रिव्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जोजिला टनल है। जोजिला टनल किस किस को कनेक्ट करता है, तो जोजिला टनल देखिए श्रीनगर और लेह को यहाँ पर कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा। ऑल वेदर रोड, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर 3.5 आवर आप लोगों को देखने को मिलेंगे श्रीनगर से अगर लेह को आप लोग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है जो टनल रिड्यूस कर देगा ट्रेवल टाइम टू 15 मिनट, यानी कि जो 3.5 घंटे लगते थे अब आप लोग यहाँ पर बहुत कम टाइम लगने वाला है यहाँ पर। तो लेंथ जो है लगभग 14 किलोमीटर आके करीब आप लोग को देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये है टनल,
नेक्स्ट यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड सेबी के बारे में बात की जा रही है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो क्लियर कर दिए गए नॉर्म्स गोल्ड एक्सचेंज के लिए, अगर गोल्ड एक्सचेंज करना है तो सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये आती है बॉडी। बेसिकली ये बनाई गई थी 12 अप्रैल 1982 में और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी किसी भी तरीके से उठकर चल दो, उसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ इस तरीके से यहाँ पर रहना है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन था यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा G20 का, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं G20 में कौन कौन आता है। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, ठीक है, और यूएसए है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, ठीक है, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर यह तुर्की, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइए यहाँ पर, ठीक है। तो ईरान तो वहां पर कहीं भी नहीं है, तो ईरान खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। वियतनाम देखने को मिला आप लोग, यहाँ पर वियतनाम कहीं दिख रहा है? नहीं है ना वियतनाम, यह है कहीं दिख तो नहीं रहा ना। तो इस तरीके से देखा करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। तो वियतनाम गायब हो गया यहाँ पर, तो वियतनाम जब यहाँ पर गायब हो गया तो वियतनाम यहाँ पर था, अच्छा एक में यहाँ पर, ठीक है। इंडोनेशिया के अंदर कहाँ पर है, इंडोनेशिया कहीं पर आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर, कहीं कहीं नहीं है। तो जहां जहां इंडोनेशिया वो भी गायब हो गया यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात की जाए यहाँ पर आप लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये हो गया मलेशिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया तो होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। कनाडा भी होगा, ठीक है। इसी के साथ में क्या हो गया यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड। तो मलेशिया आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, कहीं मलेशिया कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर गायब हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आंसर क्या बच गया, आंसर बच गया ए। तो अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और तुर्की, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो कोई कंफ्यूजन आप लोग के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा हो गया यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों का पूछा था। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। फीडबैक देकर जरूर जाएगा कैसा लगा आप लोगों को डिस्कशन। कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।